हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। दिस इज रवि राय, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर। और आज जो हम बातचीत करने आए हैं, चूंकि हम इकोनॉमिक्स में बहुत दिनों से लगातार नेशनल इनकम के पूरे रिलेटेड एग्रीगेट्स की हम बातचीत कर रहे हैं और ये जो पूरी सीरीज चल रही है नेशनल इनकम की, तो बेसिकली हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो होगा वो नेशनल इनकम का बिल्कुल लास्ट वीडियो होगा। और आज हमें जिन पॉइंट्स पे बात करनी है वो हैं, एक आपके बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। फिर हम बातचीत करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर की, और एक जरूरी टॉपिक जिससे क्वेश्चंस हमेशा आपके पूछे गए हैं बोर्ड्स में 2 to 3 मार्क्स के, और वो आपका क्या रहा है, वो आपका रहा है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जीडीपी इन्फ्लेटर और जीडीपी डिफ्लेटर। तो इसके क्वेश्चंस कुछ आते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको ठीक है बहुत जल्दी ही बता दूंगा। ठीक है, तो आइए आज की हम बातचीत पहले शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। देखो बच्चे, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर सी बात मालूम है कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में फर्क किस चीज का है, एनएफआईए कॉन्सेप्ट का है। जब आप डोमेस्टिक इनकम में प्लस एनएफआईए कर देते हो, एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब आप ऐड कर देते हैं, फ्रॉम अब्रॉड, टू नहीं, ठीक है, अगर टू दिया होगा तो वो माइनस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम अब्रॉड को जब आप ऐड कर देते हैं तो आप पा जाते हैं सर नेशनल इनकम। मगर कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं, अगर आप क्योंकि बहुत सी तमाम बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर आप प्रेफर्ड बुक में संदीप गर्ग साहब की बुक यूज़ करते हैं, या वीके ओहरी टी आर जैन साहब की बुक यूज़ करते हैं, या इवन आप एनसीईआरटी यूज़ करते हैं, तो उसमें बताया हुआ है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो डोमेस्टिक इनकम में तो आते हैं मगर नेशनल इनकम में नहीं आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो नेशनल इनकम में आते हैं मगर डोमेस्टिक इनकम में नहीं आते हैं। तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला, सम आइटम्स इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, जो आपके डोमेस्टिक इनकम में तो आ रहे हैं, यानी कि देश की फिजिकल टेरिटरी में तो आ रहे हैं, मगर नेशनल इनकम जब निकालने की बारी आती है तो वो नहीं आते हैं। वेरी फर्स्ट वन, रेंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो रेंट रिसीव कर रही है इन इंडिया, ठीक है, वो कंपनी इंडिया में है तो वो यहाँ पे रेंट रिसीव कर रही है, मगर वो कंपनी ओन्ड किसके द्वारा है, कौन उसको ओनर कौन है, इंडिया का नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर किसी एनआरआई ने इंडिया में आके कंपनी खोली तो उसकी बिल्डिंग जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसका, उससे वो रेंट रिसीव कर रही है, तो वो इंडियन टेरिटरी पे रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा। मगर वो एनएफआईए में तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा था फीफा माइनस फीटा, तो ये उसका पार्ट हो जाएगा, तो ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा मगर नेशनल इनकम में ये नहीं काउंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच। ये सब एग्जांपल्स हमने बेसिकली 2 एग्जांपल्स लिख दिए हैं, और ये पूरे एग्जांपल आपको संदीप गर्ग साहब की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब देखो, जरूरी जो चीज है, इसेंशियल एलिमेंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, 4 फैक्टर इनकम्स में चौथी फैक्टर इनकम है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बदले मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले, ठीक है। प्रॉफिट कौन पाया है, एक ब्रांच पाई है, फॉरेन बैंक की एक ब्रांच है, ठीक है, जो इंडिया में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में तो आएगी। मगर उस जो ब्रांच है, जो भी बैंक है, उसका जो ओनर है वो कौन है, फॉरेन है, कोई अब्रॉड है, ठीक है, लाइक कि अमेरिका का कोई बैंक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पार्ट ऑफ अमेरिकन नेशनल इनकम, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा मगर इंडिया के नेशनल इनकम में वो नहीं काउंट होगा, और वो एनएफआईए के थ्रू माइनस होके चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कहाँ का है, एंटरप्रेन्योर जो है वो इंडियन तो है नहीं, एंटरप्रेन्योर कहाँ का है, फॉरेन का है, मगर वो एंटिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वो एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, इसलिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने की वजह से डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट होगा, मगर एनएफआईए कॉन्सेप्ट की वजह से वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। आते हैं सर नेक्स्ट पे, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कुछ ऐसी चीजें जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी मगर इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है, यानी कि एनएफआईए में तो वो आएंगी मगर वो वो नेशनल इनकम में तो आएंगी मगर एनएफआईए की वजह से वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है वो इंडिया की फिजिकल टेरिटरी में इनकम न जनरेट हो रही हो, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज सैलरी, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहाँ का है, इंडियन है, ठीक है, मेक श्योर कि वो इंडियन एम्प्लॉय है। वर्किंग, वो कहाँ काम कर रहा है, वर्किंग इन अ फॉरेन एम्बेसी, किसी भी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है। अब फॉरेन एम्बेसी है तो वो एम्बेसी कहाँ लोकेटेड होगी, इंडिया में, क्योंकि इंडियन एम्बेसीज कहाँ लोकेटेड होती हैं, अब्रॉड्स में, दुनिया के अलग अलग देशों में। उसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों की एम्बेसी इंडिया में होगी,
तो लोकेटेड इन इंडिया है, यानी कि ठीक है वो इंडिया के नेशनल इनकम का तो पार्ट है, मगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है? उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडिया के थ्रू नहीं हो रही है, वो उस फॉरेन एम्बेसी से हो रही है। ठीक है, तो एनएफआईए की वजह से ये ऐड तो होगा, मगर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको फॉरेन एम्बेसी के थ्रू आ रहा है, इसलिए वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा और नेशनल इनकम का पार्ट वो काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सीम प्रॉफिट। अब अगर कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, जैसे मान लो टाटा एंड सन्स है, और वो अब्रॉड में लोकेटेड है, ठीक है, तो अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो प्रॉफिट हमेशा किसके इनकम का पार्ट माना जाएगा? जिस देश में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, और बेसिकली वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो कहीं से भी प्रॉफिट कमाएगी वो हमेशा, ठीक है, इंडिया, चूंकि वो इंडिया के फिजिकल टेरिटरी में तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो इसलिए डोमेस्टिक का तो पार्ट वो नहीं होगा। मगर भाई वो एनएफआईए की वजह से, क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया की है, तो इसलिए ठीक है वो नेशनल इनकम में आएगा मगर डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। तो ये एक बात हुई। अब हम इसको आप नोट कर लो, ठीक है, कि क्या चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में आएंगी, नेशनल में नहीं आएंगी, क्या चीज़ें नेशनल में आएंगी और डोमेस्टिक में नहीं आएंगी, अलॉन्ग विद द सुटेबल रीजन। ठीक है, और उसके बाद हम आगे अभी हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, कि आपका रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच के फर्क को हम जानेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। देखो भाई, अब मैंने बातचीत की थी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पढ़ने का नॉमिनल और रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब है, ठीक है, जब आप जीडीपी को मेजर कर रहे हो, जब आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो किस प्राइसेस पे? करंट ईयर के प्राइसेस पे। ठीक है, तो जब आप क्लास 11th में थे तो आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा रहा होगा, तो इंडेक्स नंबर में, ठीक है, जब आप P1 को काउंट कर रहे हैं, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को जब आप काउंट कर रहे हैं और इसके बेस पे जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं या जीडीपी एट करंट प्राइसेस कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो जाता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। और रियल जीडीपी वो होती है जब आप जीडीपी को बेस ईयर के प्राइसेस पे निकाल रहे हो, जैसे आपको क्वेश्चन में जो भी बेस ईयर गिवन है आप जब उसके बेस पे निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल आपको प्लॉट करता हूं कि मान लो कि 2012 के, ठीक है, बेस पर अगर हमको 2019 की, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसका मतलब 2012 क्या हो जाएगा? इस बेसिस पे जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होंगे 2012 के बेस पे, तो ये हो जाएगा रियल जीडीपी। ये आपका कौन सा जीडीपी हो जाना है सर? रियल। और 2012 के बेस पे जब आप 2019 को मेजर कर रहे होगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाना है? नॉमिनल। ठीक, जब करंट ईयर के प्राइसेस पे। अब इसका एक अच्छा और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, तो उसके पहले एग्जाम्पल तो मैं भी आपको दूंगा, एक छोटा सा सम इसमें मैं बताऊंगा। उसके पहले जो जरूरी एलिमेंट है वो हमारे जानने के लिए ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो नॉमिनल, क्योंकि एग्जाम में आपको यही फॉर्मूला आना है, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला और रियल जीडीपी का फॉर्मूला, और इससे कम से कम एक क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 2 मार्क्स का होता ही है। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100, जिसमें आपको एग्जाम में, ठीक है, इन तीनों में से आपको रियल जीडीपी या प्राइस इंडेक्स में से किसी एक का कंटेंट आपको गिवन रहेगा, सॉरी दोनों का ही गिवन रहेगा, रियल जीडीपी भी गिवन रहेगी और प्राइस इंडेक्स भी गिवन रहेगा, और आपको नॉमिनल निकालना है। या फिर रियल जीडीपी अगर पूछता है निकालने को तो आपको नॉमिनल जीडीपी बताया रहेगा, प्राइस इंडेक्स बताया रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपको करना है, ये फॉर्मूला आपको प्लॉट करना है ये। ठीक है, अब देखो नॉमिनल जीडीपी के भी फॉर्मूले में प्राइस इंडेक्स है, रियल के फॉर्मूले में भी प्राइस इंडेक्स है। अब भाई या तो नॉमिनल से आप रियल निकालोगे या तो रियल से आप नॉमिनल निकालोगे, ये तो कर लोगे, मगर ये प्राइस इंडेक्स क्या नई चीज है। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, नॉमिनल बाय रियल मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लो कि किसी साल नॉमिनल जीडीपी आपकी रहती है, हम रख लेते हैं 25,000 करोड़, ठीक है, और रियल जीडीपी उसके मुकाबले आपकी रहती है मान लो 20,000 करोड़। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स में कितने का चेंज आया ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको खत्म करिए 30, ये आपका हो गया 5, तो 125%, यानी कि प्राइस इंडेक्स में कितने का चेंज आया? बेस ईयर में, यानी कि रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग बेस ईयर में अगर किसी चीज की प्राइसेस 100 रुपीज थी तो करंट ईयर में उसकी प्राइसेस
क्या हो गई हैं, ₹125 हो गई हैं। ठीक है, अगर किसी चीज की कीमत बेस ईयर में 100 रुपीज थी तो करंट ईयर में उसकी प्राइस इंडेक्स क्या हो गया है, 125 हो गया। यही होता है प्राइस इंडेक्स, जो आपको प्राइस का फ्लक्चुएशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू बेस। ठीक है, तो रियल जीडीपी अगर आपकी 20,000 करोड़ थी, नॉमिनल जीडीपी अगर क्वेश्चन में गिवन है 25,000 करोड़, इसका मतलब आज के बेस ईयर के मुकाबले अब हम 25% क्या हो गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं। ठीक, अगर नॉमिनल कम दे दे, मान लो कि नॉमिनल जीडीपी का अमाउंट कम दे दे, रियल का ज्यादा है, तो इसका मतलब अब बेस के मुकाबले आपकी प्राइसेस क्या हुई हैं, डिक्रीज की हैं। तो इकोनॉमी में क्या आया है, डिफ्लेशन आया है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो है वो इसी से मेजर किया जाता है। जब प्राइसेस विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन आता है, और जब प्राइसेस घटती हैं, ठीक है, जो जनरल प्राइस लेवल है जब वो घटता है तो क्या आता है, डिफ्लेशन आता है। तो आप इन फॉर्मूलेज को नोट करिए। ये फॉर्मूला आपका नॉमिनल जीडीपी का हो गया। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है पर रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नॉमिनल बाय रियल। ध्यान देना है, नॉमिनल ऊपर होगा, रियल बेस। ठीक है, तो आपको बेस को हमेशा नीचे रखना है। मैथमेटिक्स में ये बात मालूम है ना। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, तो आपका बेस जो होगा वो हमेशा नीचे होगा, बेस जमीन से ही जुड़ा होना चाहिए। तो नॉमिनल बाय रियल मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको आप नोट करिए। उसके बाद बस हमारा एक पॉइंट और बाकी रह गया है। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर। आ जाते हैं भाई, दो और छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये ठीक वही है नॉमिनल और रियल जीडीपी के बेस पे कि पहले आप जीडीपी निकालते हो और उसके बाद आप नेशनल इनकम निकालते हो, और नेशनल इनकम को अगर एग्रीगेट के फॉर्म्स में बात किया जाए तो उसको एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो नेशनल इनकम अगर करंट प्राइजेस पे है तो इसको नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस, यानी कि ठीक है, नेशनल इनकम किस बेसिस पे निकाली जा रही है, बेस ईयर के प्राइजेस पे निकाली जा रही है। इसीलिए इसको सर, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रियल नेशनल इनकम। ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस विच इज आल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस विच इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। अब हम इस पे बांटते हैं एग्जांपल पे, जिसको मैं बोला था कि मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2018-19 की नेशनल इनकम मेजर करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस ऑफ 2018-19। ठीक है, आपको 2018-19 के ही प्राइजेस पे जब मेजर करना है, यानी कि आपको नेशनल इनकम 18-19 की निकालनी है। ठीक है, ये क्लियर सी बात हो गई। और प्राइस क्या रहेगा, प्राइस भी 2018-19 का ही रहेगा। तो जो नेशनल इनकम आएगी उसको कहा जाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। मगर आपको निकालनी क्या है, 18-19 के नेशनल इनकम, और आपको प्राइसेस मालूम है, मान लो ठीक है 2011-12 के आपको जो प्राइसेस मालूम है, या आपको जो क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी का इसमें खेल नहीं है मगर मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, आपको जो प्राइसेस मालूम है, ठीक है, चलो क्वांटिटी मिटा दे रहा हूं क्योंकि क्वांटिटी का खेल नहीं है। ठीक है, वो आपको किस बेसिस पे प्राइसेस पे लेना है, 2011-12 के। तो इस तरह की जो नेशनल इनकम होगी, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर बेस ईयर के बेसिस पे निकाली जाएगी, उस नेशनल इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि वही आपकी रियल नेशनल इनकम होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस मैं बता रहा हूं। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते करते आप बीच में मुझे ये कमेंट में बताएंगे कि दोनों में बेटर कौन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो प्राइस के मात्र सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएशंस की वजह से इसमें चेंज आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, प्राइस हो गई अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की 10 रुपीज और क्वांटिटी आउटपुट हुआ है 100 का, तो आपकी नेशनल इनकम काउंट हो रही है 1000। ठीक है, और मैं फिर कहता हूं कि आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होके हो गई 1200। ठीक है, तो आप तो ये कह रहे हो कि यार नेशनल इनकम तो बढ़ गई, मगर मैं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ी हों, ये फिगर तो आपके पास था ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करंट ईयर पे प्राइसेस मेजर की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज की वजह से मिजरेबल होती हैं, जबकि जो कांस्टेंट होती है, ठीक है, जो रियल नेशनल इनकम होती है वो आउटपुट और प्राइस दोनों के चेंज में मेजर होती है, जिसमें मोस्टली हम कंसीडर करते हैं क्या, इसमें हम चेंज इन क्वांटिटी
को हम फॉलो करते हैं और इसमें हम चेंज इन प्राइस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि प्रोडक्टिव सर्विसेज इकोनॉमी में ज्यादा हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम फिर चलते हैं आगे और लास्ट टॉपिक पे। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, इज जीडीपी ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या वाकई में जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर है? इफ यस देन हाउ एंड व्हाई, इफ नो देन हाउ एंड व्हाई। ये आपको सर्च करना है और वो आपको मोस्ट प्रोबेबल जो है वो आंसर आपको इस टॉपिक से मिल जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, जीडीपी का वेलफेयर से क्या लेना देना है? ठीक है, या जीडीपी का वेलफेयर से क्या कंसर्न है, या जीडीपी वेलफेयर में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करता है? ठीक है, हो सकता है कि बहुत बार जीडीपी जो हो वो वेलफेयर ना कर रहा हो, या हो सकता है बहुत बार वेलफेयर से जीडीपी ग्रोथ ना हो रही हो, मगर जीडीपी एंड वेलफेयर पे हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, मे बी कि जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर ना हो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, मगर फिर भी जीडीपी वेलफेयर के साथ एक पैरेलल चलने वाले, ठीक है, क्या है, टर्म है, एक पैरेलल चलने वाली कंडीशन है। अब मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे जीडीपी वेलफेयर में लीड नहीं कर सकता है और जिन वजहों से जीडीपी को एक ट्रू या रियल इंडिकेटर नहीं माना जाता है, और वो वजहें आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ठीक, आपका सबसे पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, हो सकता है कि इकोनॉमी में जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इनकम एमंग द सोसाइटी जो बटी हुई हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द सोसाइटी वो इस तरह से हो कि इकोनॉमी में रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम पुअरर का फ्रेज यूज हो रहा हो। ठीक है, और बच्चों एक बात बहुत ध्यान देने की है कि जब भी आप एग्जाम दीजिए तो आप इस फ्रेज को बिल्कुल यूज कीजिए जब भी इस तरह की बात है, रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर इन द सोसाइटी या इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आपको वेट देगा एग्जाम में। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो जीडीपी आपकी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अमंग द सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, वो आपको इक्वलिटीज की तरफ न ले जाने की जगह कहां लेके जा रही हो, लीड्स टू राइज इन इनइक्वलिटीज, वो आपको और इनइक्वलिटी की तरफ ले जा रही हो। रिच पर्सन ऑफ द सोसाइटी बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअरर, तो ये खराब चीज है। तो यहां पे जीडीपी आपका वेलफेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, आप कहते हो कि हमारी जीडीपी बढ़ गई 1000 करोड़ से 1200 करोड़ हो गई। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया। ठीक, तो 1000 करोड़ से आपकी जीडीपी 1200 करोड़ हो गई, तो आप कहते हो कि हमारी जीडीपी में चेंज आया 200 करोड़ का। वाह, बहुत अच्छी बात है, हमने खूब तालियां बजाई। मगर इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल फैक्ट हो सकता है वो पहले रहा हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 और अब हो गया हो 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ प्राइजेस बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़ रही है और उसको आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, तो फिर तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो आपकी तब मानी जाएगी जब आपका आउटपुट में चेंज आता, जो कि आया नहीं है। ठीक है सर, वेलफेयर विद नॉन इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, कुछ ऐसे एक्सचेंजेस, ठीक है, जो नॉन इकोनॉमिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, और उससे वेलफेयर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जैसे हम सेल्फ यूज के लिए जो सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है, लाइक मेरी मम्मी की मेरे लिए जो भी मेरी मम्मी मेरे लिए जो भी करती है, मेरे लिए खाना बना देना या मेरे बाकी काम कर देना, या मम्मी मेरे कपड़े धो दे रही है, ठीक है, या एक हाउस वाइफ है जो अपने पूरे घर को मेंटेन कर रही है, पूरे घर को चला रही है, उसके बदले उसको कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं दिया जा रहा है, फिर भी वो, ठीक है, आपके सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है। ठीक है, तो वेलफेयर तो हो रहा है, मगर सारा खेल क्या है, उससे जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन काउंट होगा क्या? ठीक है, एक बढ़िया हाउस वाइफ, भाई एक अच्छी लड़की या एक अच्छी महिला जो एक घर को बहुत ही बढ़िया से जिसने चलाया हो, बहुत बढ़िया से सजाया संवारा हो, और वो घर तरक्की करके आज बहुत आगे जा चुका है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काउंट होगा क्या? नहीं। ठीक है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है, ये कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में, माँ अगर मेरी नहीं रहती, ठीक है, ये मेरे लिए या मेरे साथ,
तो हो सकता है कि कभी मेरी तबीयत खराब होती है और उस जगह पे, ठीक, मैं वहां पे हो सकता है सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। आज मैं देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं तो वो अपनी माँ की वजह से, अपने पिताजी की वजह से, ठीक है। तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन जो मेरे हेल्थ, मेरी लाइफ पे था, वो इस देश की जीडीपी में काउंट होगा क्या? नहीं सर, वो तो नहीं काउंट हो रहा, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, ये पॉजिटिव भी हैं और ये नेगेटिव भी हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस, एक मिनट, लेट मी चेक, सही जा रहा है, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसी चीजें, ठीक है, जिससे इकोनॉमी पे पॉजिटिवली असर पड़ रहा हो, मगर, ठीक है, हो सकता है उसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। कुछ ऐसी चीजें, ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसका इकोनॉमी पे नेगेटिव असर पड़ रहा हो मगर उनका जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों ही फैक्टर क्या है? एक्सटर्नलिटीज कहे जाते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव फैक्टर में देख लीजिए, जैसे, ठीक है, पार्क इन अ सोसाइटी, ये सोशल वेलफेयर के लिए है, मगर उस पार्क का जीडीपी वेलफेयर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, सॉरी, जीडीपी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पार्क का, ठीक है। वो सोशल वेलफेयर के लिए है, हाँ, बच्चे उसमें आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, वो अच्छा करेंगे फ्यूचर में देश के लिए, मगर फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा फ्यूचर में यहाँ से, इस देश से जुड़ा हुआ है तो आगे भी वो इस देश के लिए ही काम करेगा, हो सकता है वो कोई और देश चूज कर ले, ठीक है। तो पार्क इन सोसाइटी, ये पॉजिटिव आपका ये वेलफेयर तो कर रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट तो डाल रहा है सोसाइटी पे, मगर जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेगेटिव में आ जाइए, ठीक है, टोबैको, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, मुझे स्पेलिंग्स में थोड़ी दिक्कत होती है, लेट मी चेक। टोबैको की स्पेलिंग इधर कहीं मैंने लिखी हुई है, चेक कर लेना, पता नहीं ये सही है कि नहीं, ठीक है। यूज ऑफ या कंजम्पशन ऑफ टोबैको, टोबैको का कंजम्पशन, ठीक है। तो टोबैको का जो कंजम्पशन है, इससे देश की जीडीपी में तो बहुत कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक, मगर एक बात है, ये इकोनॉमी के लिए क्या है? निगेटिव इंपैक्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि यूज ऑफ टोबैको कॉजेज कैंसर, या यूज ऑफ एल्कोहल से बीमारियां होती हैं, लीवर फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, ठीक है। तो ये एक्सटर्नलिटीज हैं जिसको आप ठंडी बढ़ गई है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एक्सटर्नलिटीज को, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि नहीं ये जीडीपी में नहीं काउंट होंगे, आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार पॉजिटिव को आप नहीं कर सकते हैं, बहुत बार आप नेगेटिव को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। और द लास्ट वन, पर हेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आपकी जीडीपी बहुत आगे चली गई है, बहुत बढ़ गई है जीडीपी, आज के 20 सालों में हम बहुत ये कर लिए, वो कर लिए, सब कर लिए, पता नहीं क्या क्या कर लिए, ठीक है, मगर क्या रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर हेड उसी प्रपोर्शन में है जो आज के 50 ईयर्स पहले थी? नहीं। उसके पीछे वजह क्या है जो काउंट नहीं हो रही है जीडीपी में? राइज इन पॉपुलेशन, द ओनली थिंग इज राइज इन पॉपुलेशन। पहले अगर 100 लोग थे और 100 रिसोर्सेज थे तो पर हेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी 1 थी, ठीक है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज 100 आज भी हैं, लोग बढ़ के 1000 हो गए, पर हेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी 0.1 हो गई, ठीक है। रिसोर्सेज रिमेन्स कांस्टेंट एट 100, लोग बढ़ के आपके 10,000 हो गए, तो पर हेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी और क्या हो गई? कम हो गई, 0.01 हो गई। तो ये किस वजह से हो रहा है? राइज इन पॉपुलेशन की वजह से। हालांकि इसका कोई इंपैक्ट जीडीपी पे काउंट होता है नहीं, क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह से क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं है, ये क्वालिटेटिव बातें हैं, ठीक है। इसका ना असर किसी भी तरह से वैल्यू एडेड मेथड पे पड़ रहा है, इसका ना किसी तरह से कोई इनकम मेथड पे असर पड़ रहा है, और ना ही एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर में जो चीजें वेलफेयर को तो करती हैं मगर जीडीपी में काउंट नहीं की जा सकती हैं, वो ये चीजें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्या जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर है? इफ यस देन हाउ एंड व्हाई, इफ नो देन हाउ एंड व्हाई, ठीक है। तो आज की हमारी जो पूरी बातचीत है वो यहाँ पे खत्म होती है। न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो मैं नियर फ्यूचर में कभी कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी नेशनल इनकम के करवा दूंगा, ठीक है। मगर फिलहाल इस वीडियो के साथ नेशनल इनकम का जो पूरा टॉपिक होता है, पूरे 10 मार्क्स का जो बोर्ड में वेटेज है, ठीक है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सर्कुलर फ्लो और टिल द एंड जीडीपी एंड वेलफेयर तक, जिसमें हमने मेजरमेंट्स भी पढ़ लिए हैं,
वो पूरा टॉपिक, वो पूरा चैप्टर जो है, वो पूरा यूनिट जो है नेशनल इनकम की 10 मार्क्स की, वो खत्म होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास बाकी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड डिटर्मिनेशन, जिसमें एडीएएस है और उसका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करते रहेंगे। हाँ, उसके पहले जो जरूरी चीज़ है कि आप मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ताकि मुझे भी एफर्ट करने में थोड़ा आसानी हो, मुझे ईज फील हो कि हाँ भाई ठीक है, मैं और बढ़िया कर सकता हूँ। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और बाकी हमारी बातचीत किसी भी अगले वीडियो के लिए बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।